का स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ जुड़ चुके असंध के विधायक शमशेर सिंह गोगी जी। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी राजनीतिक करियर कहां से शुरुआत हुई। जहां तक हमने सुना है कि उनका राजनीतिक करियर स्कूल टाइम से स्टार्ट हो गया था। आइए उनसे सुनते हैं उनकी जुबानी। सर, BRS न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, हमने सुना है कि राजनीतिक करियर आपका स्कूल टाइम से स्टार्ट हो गया। जी, स्कूल में ऐसे था कि अब जब हम 10वीं में थे ना, जिलमाना स्कूल में पढ़े हम, तो वहाँ पे ये डेस्क को लेके झगड़ा हो गया, तो मतभेद हो गया, मतलब टीचर के साथ। तो उन्होंने कहा भाई हम आपको ये डेस्क नहीं देंगे और आपसे छोटी क्लास वाले को देंगे। तो हम जिद करके हमने स्ट्राइक कर दी, तो हमारे को वहीं एक्सपेल कर दिया। पहले हम 2 आदमी थे, हमारे को एक्सपेल कर दिया, बाद में फिर उन्होंने रख लिया। तो वहीं से फिर ये धीरे धीरे बात जो है आगे बढ़ती चली गई। सर, बात करें इसकी अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट की, जब से 2014 में सर बीजेपी सरकार आई, तब हरियाणा का अनएम्प्लॉयमेंट 6% था। लगातार 5 साल सर्वाइव करने के बाद भी वो 42% हो गया। बट द टुडे विल बी द रेट 26.7 कि बीजेपी सरकार बेरोजगारी को लगातार बढ़ती जा रही है, इनकी मुद्दों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। तो सर, इसमें क्या विचार है सर आपका? देखो, ऐसे है कि बेरोजगारी जो है वो 42 से 26 कैसे आई? 6 से 42 तो गई, ये तो एक बात समझ में आ गई। वापस कैसे आई? बीजेपी सरकार ने तो किसी को एम्प्लॉयमेंट दी नहीं। आउटसोर्सिंग पे भी जिन लोगों को रखा है उनको पूरी तनख्वाह नहीं दी, ठेकेदारी खा गए। इनों का जो आंकड़े तैयार करने का तरीका है वो इतना ख़तरनाक है कि जो असलियत है उसको कहीं सामने नहीं आने देते। सारे के झूठ पे ही इनकी सारी माया चलती है। तो बेरोजगारी दूर करने की नीयत ही नहीं है। जब नीयत होगी तो बेरोजगारी दूर हो जाएगी। सरकारें पहले भी चलती थी, आप किसी को नौकरी देते हो, 10-12 साल वो नौकरी करता है, चाहे आप उसको थोड़ी तनख्वाह थोड़ी देते हो ज़्यादा देते हो, वो बात अलग है। और आप 12 साल के बाद जब वो 40-45 साल का हो जाता है तो आप उसको कहते हो भी अब तेरी नौकरी ख़त्म, कहाँ जाए हो? ना वो आगे का ना पीछे का। बात तनख्वाह की नहीं, आप सबको जिसको भी नौकरी देते हो, जो काम हो पक्का होना चाहिए, टेम्परेरी काम नहीं होना चाहिए। ये जनता के साथ खिलवाड़ है, ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। जब चाहे हटा दिया, जब चाहे रख लिया। तो ये तो राजाओं के काम होते थे, चल ठीक है लग जा नौकरी पे। सर, मोदी सरकार और खट्टर सरकार ने मिलकर कहा था कि जब 2014 में हरियाणा में सरकार बनी थी कि युवाओं के लिए 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ नौकरी लगाई जाएगी। मगर सर, अब तक वो कुछ भी नहीं हुआ। सर, उसमें 4th क्लास भी नहीं, वो तो देखो मोदी जी ने 2 करोड़ कहे थे। ये तो जुमले हैं, अगले खुद कहते हैं भी लोगों को बकाने के लिए हमने जुमले तैयार कर रखे हैं, लोग बकाई में आ गए। अब लोग पछता रहे हैं। आज वही लोग हैं जो पश्चाताप कर रहे हैं। तो ये तो देखो, इस पे तो इलेक्शन कमीशन को भी बैन लगा देना चाहिए भी झूठा प्रचार तो होना ही नहीं चाहिए, पार्टी कोई भी हो। जो भी राजनीति में आदमी है उसके ऊपर सच बोलने का भी एक मर्यादा रखी जानी चाहिए। मैंने विधानसभा में जब MLA बन के गया तो पहली मीटिंग में ये मुद्दा उठाया था कि यहाँ विधानसभा में एक रूल बनाया जाए भी जो यहाँ विधानसभा में बोले उसमें झूठ बोला या सच बोला उसकी समीक्षा होनी चाहिए। तो स्पीकर साहब ने उसको मतलब रिजेक्ट कर दिया, मेरी बात को माना नहीं। बोले ये तो तू अपने तक ही बस सीमित रख। इसका मतलब ये है कि वहाँ झूठ की दुकान होगी। एक तरफ हम उसको लोकतंत्र का पवित्र मंदिर कहते हैं और एक तरफ हम वहीं पे झूठ बोलते हैं। तो ये बात तो मतलब ये लोकतंत्र के लिए हानिकारक बातें हैं। सर, मोदी जी अपने भाषणों में एक बात बड़ी जोरों शोरों से कहते हैं, कसम मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और कैसे बेचना देश? देश नहीं बिकने दूंगा ये कहना तो बहुत आसान है, लेकिन बेच क्यों रहा है? लोगों को जागरूक होना चाहिए और लोगों को इस बात का जवाब मांगना चाहिए। भाई मोदी जी, आप कहते हो कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, तो अडानी और अंबानी कोरोना काल में भी 150 गुना 250 गुना हाई हो गए। उनकी प्रॉपर्टी बढ़ रही है कई 100 गुना। और आम आदमी जो है वो रोटी को मोहताज हो गया। गरीब आदमी को आपको 10,000 रुपये देने के लिए नहीं है। और अमीर कैसे हो रहे हैं वो? तो देश बेच के ही हो रहे हैं।
एयरपोर्ट आपने बेच दिए, रेलवे को आपने बेच दिया, कोई ऐसी संस्था है? ऑयल कंपनियों को आप बेच रहे हो। सब कुछ जो डिफेंस की कंपनियां हैं, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत थी ऑर्डिनेंस वाली, उनको भी आप दूसरे लोगों को, प्राइवेट लोगों को ठेके पे दे रहे हो। तो देश का सत्यानाश करने में मोदी जी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बस सिर्फ लोगों के समझने में थोड़ी सी देर हो रही है, और मेरे ख्याल में जल्दी समझ आ जाएगी। सर, बात खट्टर सरकार की करें, उन्होंने हरियाणा में कहा था जब 1 नवंबर को हरियाणा डे मनाया जाता है, तो कि उसने कहा था कि हरियाणा में ठेका प्रथा बिल्कुल ख़त्म कर दी जाएगी, मगर ये तो सिर्फ कागजों में दब के रह गई सर ये बात। देखो, यहाँ तो पूरी ठगी है। आउटसोर्सिंग का मतलब ये है कि जो संविधान ने हमारे समाज के अंदर पिछड़ा वर्ग, शोषित वर्ग को एक रिजर्वेशन की ताकत दी है, सुविधा दी है, वो भी ख़त्म हो गई आउटसोर्सिंग में। इन्होंने सेंटर गवर्नमेंट में जॉइंट सेक्रेटरी लगा दिए सीधे, उसमें भी रिजर्वेशन ख़त्म है। ये तो संविधान के खिलाफ काम हो रहा है। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है? आपको ये चाहिए कि आप लोगों को जो भी रोजी रोटी का जुगाड़ करना है वो परमानेंट करो, और लोगों को सबसे पहले चाहिए हेल्थ की सुविधा, घर की सुविधा, और साथ में चाहिए पढ़ाई की सुविधा। पढ़ाई होगी तो रोज़गार फिर जो सरकारी के अलावा लोग दूसरा काम भी कर लेंगे। पढ़ाई ना होने की वजह से पिछले 2 साल से आप देखो कितना नुकसान हो रहा है। मोदी जी कहते थे मेरा भाग अच्छा है, जब आए थे भी तेल का रेट घट गया, लेकिन जनता का, देश की का भाग अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि वो जो जनता को तेल देना था उसका रेट नहीं घटा। सर, पहले जब कांग्रेस के राज की बात करें, कांग्रेस के राज में कोई थोड़ा सा सिलेंडर बढ़ जाता था, डीजल का या पेट्रोल का रेट बढ़ जाता, तो बीजेपी कार्यकर्ता कपड़े उतार कर प्रदर्शन करते थे। तो अब ये बीजेपी कार्यकर्ता कहाँ चले गए सर? ये वो भी जो अंध भक्त होते हैं ना, उनको दिखाई नहीं देता। जो सावन का अंधा होता है ना, बेटे मैं तो ये कहना चाह रहा था भी खोल दे इसको। जो अंध भक्त है उसको दिखाई नहीं देता। दिखाई किसको देता है? जिसकी ज़मीर जिंदा है, जिसका विवेक जिंदा है, उसको दिखाई देगा। जिनका दिमाग के अंदर जो नागरिकता का अधिकार होना चाहिए था, उसकी जगह या धर्म और जात का नशा बढ़ जाए, तो उसको दिखाई क्या देगा? और आज के दिन हमारे देश में यही ब्लैकमेलिंग हो रही है। एक्सप्लॉयटेशन जो है वो धर्म और जात के नाम पे हो रही है। ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी नहीं है, बहुत बड़ा खतरा है कि लोकतंत्र ख़त्म होने जा रहा है। जब नागरिकता के अधिकार को हम नहीं समझेंगे, जब हम संविधान को नहीं मानेंगे, अपनी मनमर्जी करेंगे। अगर लोकतंत्र का ये मतलब नहीं है कि अगर आपकी मेजॉरिटी आ गई तो आप जो चाहे वही करो। लोकतंत्र में राजतंत्र नहीं हो सकता, और आज के दिन राजतंत्र चल रहा है। खुद अडवाणी जी कहते हैं कि यह घोषित इमरजेंसी है। हमारे को तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, इन्हीं के भीषम पितामह है वो। सर, बात करें किसान आंदोलन की, जो सरकार 3 अध्यादेश लेके आई है, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी, वो बोलते हैं ये किसानों के लिए फ़ायदेमंद है, और किसानों को बोलते हैं ओपन डिबेट का चैलेंज करते हैं, मगर ओपन डिबेट चैलेंज करने के लिए आगे भी नहीं आते सर वो। मैं कहता हूँ कि अगर धनखड़ साहब में 0% भी इंसानियत है तो मैं उससे डिबेट करने को तैयार हूँ। आए वो डिबेट किससे करनी है? अगर किसान के ये कृषि के काले कानून अच्छे होते तो क्या किसान पूरे देश का मूर्ख है जो इसको बुरा मान रहा है? और अगर इनकी नीयत ठीक होती तो ऑर्डिनेंस लाने की क्या जरूरत थी? लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाते, लोगों में फेंकते, लोगों के विचार लेते। किस किसान ने मांग करी थी? किस जथेबंदी ने मांग करी थी? किसी ने मांग नहीं करी। आप ज़बरदस्ती किसी को हलवा, एक आदमी मतलब चाहता है भी मैं खीर हलवा नहीं खाना, ज़बरदस्ती क्यों खिलाओगे? जिनको आप कह रहे हो कि इनके लिए हम फायदे का काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये हमारे आने वाली नस्ल और फसल दोनों की हत्या हो जाएगी, तो इसलिए लड़ाई हो रही है। ये सर 7 महीने पूरे हो गए हैं। 8 महीने
8 महीने पूरे हो गए सर, 500 से ज़्यादा किसान शहीद हो गया, मगर अभी तक कोई भी बीजेपी का नेता वहाँ तक उन्हें श्रद्धांजलि देने तक नहीं गया सर। भाई ये तो राष्ट्रभक्त हैं, देखो, और जो मर रहे हैं वो देशभक्त हैं, सिर्फ इतना ही फर्क है। सर अभी थोड़े दिन पहले सोनाली फोगाट जो बीजेपी की एक नेता भी है, उन्होंने कहा कि ये जो किसान बैठे तो शराबी हैं, दारू पीने वाले हैं, ये कोई किसान नहीं है। सोनाली फोगाट जो है ना, वो तो लड़की है बेचारी, अभी नई नई है। इनकी केंद्रीय मंत्री उनको मवाली कहती है, मीनाक्षी लेखी, और इन मवालियों द्वारा पैदा किया हुआ अन्न खाती है रोज। तो मैं तो उस बहन जी से, आदरणीय बहन जी से ये कहता हूँ कि रोटी खानी बंद कर दे। अगर ये मवाली हैं तो इनका पैदा किया हुआ जो अनाज है वो भी कितना घटिया होगा, क्यों खाते हो फिर? सर बात 2014 में मोदी जी ने हरियाणा में जब रेवाड़ी में एक रैली करी थी, किसान रैली, तो उन्होंने कहा था कि मैं स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दूंगा जैसे ही मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। उसमें भी बहुत बड़ी ठगी है। उसमें C2 को A2 बना दिया, और लोगों को कहते हैं, और गोदी मीडिया जो है वो रोज़ दिखाता है कि C2 लागू कर दिया जी, हमने स्वामीनाथन योग की रिपोर्ट लागू कर दी। अगर स्वामीनाथन योग की रिपोर्ट लागू की होती तो ना इन कृषि कानूनों की ज़रूरत थी, ना MSP और ये एसेंशियल कमोडिटी जो है उसके अंदर छेड़खानी करने की ज़रूरत थी। ज़रूरत क्या है? एक गरीब आदमी है, उसको आप 15,000 रुपये देते हो या 18,000 रुपये देते हो, उस गरीब आदमी को तो आप चेक करते हो भी इसके कहीं 20 ना हो जाएं। और एक आदमी को रोज़ करोड़ों रुपए कमा रहा है, उसको आप कोई चेक नहीं करते, क्योंकि सरकार उसकी मुट्ठी में है, पूरा तंत्र उसकी मुट्ठी में है। यही देश हित में नहीं है कि अडानी और अंबानी एक ही व्यक्ति जो है इतना पावरफुल हो जाए कि जब चाहे वो देश को बर्बाद कर दे। यही लोकतंत्र के खिलाफ है, और इस देश के अंदर यही लोकतंत्र की हत्या करेंगे यही लोग जो आज अमीर हो रहे हैं। सरकार को सोचना चाहिए। सर भारत की जनता आज ये कह रही है कि जब मोदी जी गुजरात के सीएम रहे तो गुजरात जला, आज देश के पीएम है तो कहीं ना कहीं देश लड़ रहा है और जल रहा है। सर देखो, मैं किसी को व्यक्तिगत तो नहीं करता, लेकिन जो हमने देखा है, मोदी जी ने वहाँ भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करी, पूरे गुजरात को जला दिया। पहले भी लोग वहीं रहते थे, पहले कहाँ गए हुए थे? और अब भी देखो आप, जितने गुजरात कैडर के लोग हैं उनके बगैर मोदी जी को किसी पे विश्वास नहीं है। पूरा देश तो वैसे ही अंधभक्ति में पीछे लग रहा है, धर्म के नशे में। किसी यहाँ के आदमी के ऊपर विश्वास है उनको? सारे वहीं से। अभी दिल्ली का कमिश्नर लगाया, ना सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की परवाह है, ना कानून की परवाह है, उसको 4 दिन रिटायरमेंट में रहते हैं और उसको लगा दिया। मतलब तानाशाही है ये। और ये बात बीजेपी को समझनी चाहिए। मोदी जी को तो काम हो लिया, और साल 6 महीने रह गए, 2 साल निकट जाएंगे, लेकिन जो बीजेपी का सत्यानाश होगा ना, पार्टी नहीं बचेगी। 2 आदमियों की चौधर तो बचेगी, 4 जगह मूर्तियां लग जाएंगी, नोटबंदी होगी। मोदी जी ने भाई देखो भाई कमाल कर दिया जी, देश का नाश करने में कसर नहीं छोड़ी। GST लगा दी, वो भी गलत है, हर रोज़ अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट हो रहे हैं। जो भी काम करना है, अब ये विस्टा बन रहा है, तो मोदी जी का जो अहंकार है, जो ईगो है, उसकी सेटिस्फैक्शन के लिए कि मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया, उसने बनाया। देश के लोगों को रोटी चाहिए, छत ढकन चाहिए, सिर ढकने के लिए हेल्थ की ज़रूरत है। कहीं पे हमारा देश कंप्लीट है? ऐसे देश को क्या ज़रूरत है अभी विस्टा वगैरह की? अरे पहले रोटी का इंतज़ाम करो, लोगों को दवाई का इंतज़ाम करो, उनकी पढ़ाई का इंतज़ाम करो, उसके बाद विस्टा वुस्टा बन जाएंगे। लेकिन देश का सत्यानाश करना है। जहाज़ खरीद लिया इतना महंगा, अमेरिका के बराबर। क्यों? मोदी जी ने देश को अमेरिका के बराबर बना दिया। झूठ की दुकान जो है, झूठ के पैर नहीं होते। और झूठ की दुकान का मतलब है रेत की दुकान। रेत की दुकान जब भी हवा आएगी, आंधी आएगी, उड़ जाएगी। सर आज तक भारत की जनता को एक चीज़ नहीं पता चली, मोदी जी बार बार अपने भाषणों में कहते हैं गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल नहीं समझा है सर आज तक। और देश का सत्यानाश मीन कर गुजरात मॉडल। गुजरात मॉडल में क्या है बताओ? ऐसी कोई बात है? गुजरात मॉडल में ये है भाई, जो आदमी एक कत्ल करता है ना,
उसको तो पुलिस पकड़ के ले जाती है। और जो आदमी राजा होते हुए दंगे हो जाएं और हजारों लोग मर जाएं, वो राज कर रहा प्रधानमंत्री बन गया। इससे बड़ी मतलब मोदी जी ने अपने हाथ से तो नहीं मारा किसी को, लेकिन राजा का धर्म तो नहीं निभाया ना। सर बात करें सारे कानूनों की, जैसे एनआरसी सीए लेके आए हैं, ये कांग्रेस के राज में बनाए गए थे। जब उन्होंने देखा कि जनता विरोध करे तो इन्हें दबा दिया गया था। मगर मोदी जी क्या कर रहे हैं, इन्हें मॉडिफाई करके जनता के आगे पेश कर रहे हैं, मगर वो भी जनता के हित में नहीं लग रहे हैं। उनका भी जनता पूरी तरह से विरोध कर रही है। सर नहीं, सीए बनाओ ना, कौन मना करता है, लेकिन उसमें से आप मुस्लिम क्यों निकाल दिया? तभी तो सर जनता विरोध कर रही है। क्या मुस्लिम इस देश का नागरिक नहीं है? और जो इस देश का नागरिक है उसके अधिकार दूसरे नागरिक से कम कैसे हो सकते हैं? बराबर के। तो आप कानून पास कर रहे हो लोकतंत्र के अंदर मेजॉरिटी का नजायज फायदा उठा के, और एक पूरे समुदाय को, जो कम से कम मेरे ख्याल में 18-20% होगा हमारे देश में, उतने बड़े 5वें एक हिस्से को आप धड़ से इस शरीर के अंदर से दोनों बाजू या काट दो, बाकी का शरीर रख लो, क्या होगा भाई? शरीर पूरा हो जाएगा। अगर भारत एक शरीर की तरह है तो उसका कोई अंग खराब हो जाएगा तो फिर क्या होगा? मैं तो मोदी जी से एक बेनती करना चाहता हूँ भी, अपने दिमाग से धर्म का नशा निकाल दो, इंसानियत को अपने दिमाग में ले आओ, प्यार को अपने दिमाग में ले आओ। उससे ज़्यादा लंबी राजनीति हो सकती है, उससे ज़्यादा लंबा राज हो सकता है। ये राज तो जब जाएगा ना, इतिहास में मोदी जी के बारे में क्या क्या लिखा जाएगा इतिहासकार बताएंगे, और आप पढ़ना। मैं तो शायद बूढ़ा हो रहा हूँ, 20 साल बाद हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन आप जरूर तो हो गया, अभी जवान हो, देखना आप। सर लास्ट में एक हमारा सवाल है, हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ भी, सबसे बड़ा धर्म है और वो है प्यार और इंसानियत। अगर परमात्मा का कोई दूसरा नाम है तो उसको भी प्यार कहते हैं, और परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता इंसानियत के माध्यम से जाता है। तो लोगों को जागरूक होना चाहिए। इस देश से ये जो नफ़रत की राजनीति पिछले 7 साल में हुई है, उसको अगर भगाना है तो अपने आप को इस देश का नागरिक बनाना है। और सबसे बड़ा हमारा धर्म होना चाहिए कि हम संविधान को मानेंगे। उस संविधान के तहत जो नागरिकता के अधिकार हमें मिले हैं वो सब के बराबर हैं। अगर हम उसको मानेंगे, उस धर्म को मानेंगे, तो हमारा देश जो है तरक्की भी करेगा और आगे भी बढ़ेगा और पूरी दुनिया पर राज भी करेगा। जैसा कि आपने असंध हल्का के विधायक शमशेर सिंह गोगी सुना, हमारे मीठे मीठे सवालों का उन्होंने मीठा मीठा जवाब दिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में उन्हें सुझाव जरूर दें। बने रहे BRS न्यूज़ के साथ, पल पल की खबरों से अपडेट कराते रहेंगे। आपकी नज़र हम पर, हमारी नज़र सब पर। मेरे सहयोगी सुमन किरण के साथ विकास कुमार करनाल।